एक पॉलन मातृ कोशिका से, एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री का जब विभाजन हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के दौरान द्विगुणित कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 4। प्लाज्मोडेस्माटा का एक उदाहरण आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नर और मादा, यानी जब शादी होता है ना, तो पंडित जी बांधते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का मामला वाला, जैसे उसके जो होता है ना उसका कपड़ा, उसके कपड़े से दग बांध देते हैं, या लास्ट में जब फेरा लिया जाता है अग्नि का, तो हाथ मिला के प्लाज्मोडेस्माटा आराम से घूमते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 12th के बायो का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, जिसका यह पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो पार्ट 2 वीडियो देख लिए होंगे, तब आपको ये समझ में अच्छे से आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए आपको प्रेफरेंस करेंगे कि आप पार्ट 2 को देख कर आइएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, आखिर पुष्पी पादपों के अंदर जो एंथर होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, परागकण कैसे बनते हैं, ठीक है, उसको आज इसमें हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते, देखिए, लघु बीजाणु जनन इंग्लिश में लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, जेनेसिस वर्ड जब भी किसी शब्द के पीछे लिखा आएगा ना, तो समझिएगा कुछ ना कुछ बन रहा होगा। जैसे स्पर्मिटोजेनेसिस, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। oogenesis, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स के बनने की जो प्रोसेस होता है उनको बोल लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है पार्ट 2 से संबंधित है। पार्ट 2 में हमने आपको लघु बीजाणु धानी की संरचना बताई थी, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। उसमें आपको 4 गोलाकार चीजें दिखाई देगा, 4 में से एक चीज को हमने यहाँ बोर्ड पर आपके सामने बना रखा है, ताकि इसे समझने में आसानी हो जाए। अब 4, उसमें 4 देखिए, लघु बीजाणु धानी जो था ना 4 स्तरों से मिलकर बना था। कितने स्तर से? 4। सबसे बाहर वाला जो था ना वो एपिडर्मिस था या बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थितियम, मध्य परत और टेपिटम। तो बाह्य परत को हमने हटा दिया है समझने के लिए, ठीक है, और बाकी 3 परतों को लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, इसका सबसे जो आंतरिक परत टेपिटम है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, समझ रहे हैं, ये वाला ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो टेपिटम का काम क्या था कि ये पोषण दे रहा था किसको? इसके अंदर जो भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे या फिर जो भी कोशिकाएं होंगी वो सब क्या करेगी? टेपिटम पोषण देगी। साथ ही साथ ये कैलेज एंजाइम क्या कर रही थी? बना रही थी। अब कैलेज एंजाइम का रियल काम क्या होगा उसको आप इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब इसके बीच में टेपिटम के आंतरिक भाग में, या जो लघु बीजाणु धानी होता है, इसके आंतरिक भाग में कुछ कोशिकाएं होती है। क्या होती है? तो कुछ कोशिकाएं होती है, और वो कोशिकाएं सबके सब क्या होती है? तो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित, डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है। अब ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। इसके अलावा ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? अटैच होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे हमने निकाला है, दिख रहा है आपको? तो सबके सब कोशिकाएं जुड़ी है। इन सभी द्विगुणित कोशिकाओं को बोलते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, हिंदी में पराग मातृ कोशिका। देखिए, यहाँ पे पराग वर्ड आया हुआ है, तो पराग मातृ कोशिका, पराग का मतलब यहाँ पे होगा कि इन्हीं कोशिकाओं से पराग कण का निर्माण होगा। अब आखिर ये जो जुड़ रहा है एक दूसरे से, ये क्या जरूरी है इसको जोड़ना? तो इसको आप अब समझिएगा, ठीक है। टेपिटम का काम था भोजन देना। देखिए, मान लीजिए इस कोशिका को टेपिटम ने क्या दिया? भोजन दिया, ठीक है। अब इस कोशिका को के पास जो भोजन दिया या पोषण दिया, उस पोषण का इसने इस्तेमाल कर लिया। अगर वो पोषण की जो मात्रा थी ज़्यादा थी, कुछ बच गई होगी पोषण की मात्रा, तो वो इस संकीर्ण रास्ते से क्या कर सकती है? दूसरे कोशिका को दे सकती है, भेज सकती है, सभी कोशिका एक दूसरे को, ठीक है, ताकि उसका भी विकास हो जाए। अब जब ये कोशिका एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकती है ना, क्या चीज? पोषण, तो वो एक ही माध्यम से क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है, जिसको हम लोग नाम देते थे क्या चीज? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यानी ये सभी कोशिकाएं, देखिए इसी को हमने यहाँ पे जूम करके लिखा है थोड़ा सा, ये सभी कोशिकाएं जिस लाठी द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, जिस लाठी द्वारा जुड़ी होती है, जिस संरचना द्वारा जुड़ी होती है, उस संरचना को बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यह केवल पोषण को आदान प्रदान करने के लिए होता है। बाकी जब पोषण की प्राप्ति हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा का एक उदाहरण आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नर और मादा, यानी जब शादी होता है ना, तो पंडित जी बांधते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का मामला वाला, जैसे उसके जो होता है ना उसका कपड़ा, उसके कपड़े से दग बांध देते हैं, या लास्ट में जब फेरा लिया जाता है अग्नि का, तो हाथ मिला के प्लाज्मोडेस्माटा आराम से घूमते हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही एक तरह से आप समझिएगा। तो एग्जाम्पल था वो, आइए यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है। तो ये था प्लाज्मोडेस्माटा। अब होगा क्या कि ये कोशिकाएं, अगर सबको भोजन बराबर मात्रा में मिल जाएगा, पोषण,
तो ये कोशिकाएं अपने बाहरी लेयर में ना कुछ ऐसे संरचनाएं बनाना शुरू करेगी, ठीक है, इस तरह से। बात समझ रहे हैं? देखिए तो ये कोशिकाएं अपने बाहरी साइड में कुछ लेयर बनाना शुरू करेगी ताकि इसका विकास होगा, और विकास होने के बाद परागकण बनेंगे। तो ये बाहरी लेयर जो बन रहा था अभी के टाइम में, ठीक है, इस बाहरी लेयर के बनने के कारण ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम खात्मा हो जाएगा। ये प्लाज्मोडेस्माटा टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये चारों जो कोशिकाएं थी एमएमसी या पीएमसी पराग मातृ कोशिकाएं, ये अलग हो जाएंगी। ऐसा सबके अंदर होगा जो जो इसमें जुड़ा होगा, ठीक है। तो जुड़ा होगा तो ये सब प्लाज्मोडेस्माटा खत्म, परंतु इसके सबसे बाहरी लेयर में ना एक परत चढ़ जाएगा, जिस परत को हम बोलते हैं कैलोज। क्या बोलते हैं? कैलोज। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं? कैलोज। तो ये कैलोज ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए जब भी किसी शब्द के पीछे ना ओज लगा होगा, क्या चीज? ओज, OSE, या हिंदी में ओज लगा होगा, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहचानने का तरीका, ठीक है। जब किसी शब्द के पीछे ओज या इंग्लिश में चाहे हिंदी में ऐसा लगा हुआ तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कैलोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? सुक्रोज, ये सब क्या है? ग्लूकोज भी क्या है? तो ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब कि ये जो द्विगुणित कोशिकाएं थी पोलन मदर सेल, ये अपने आउटर लेयर में क्या बनाएगी? तो कैलोज का एक स्तर बना देगी, ठीक है। अब देखिए, अब इस कोशिका को हम यहाँ पर लाकर पटकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस कोशिका को हम यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे। अब इसके आउटर लेयर में क्या होगा? तो कैलोज होगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। इस कोशिका को हमने यहाँ पर बनाया और सबसे बाहरी लेयर में क्या है? तो कैलोज है। अब आगे इसमें क्या हो रहा है वो आपको हम समझा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? कैलोज। इसके बाहर लेयर में कैलोज होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो द्विगुणित कोशिका थी ना, यह द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस की प्रक्रिया होगी। इस द्विगुणित कोशिका में सबके अंदर ये होगा, ठीक है, सबके अंदर होगा टोटल। पता है ये 4 गो ऐसी संरचना गोल गोल था ना जी, और चारों में पूरा कोशिकाएं भरी होंगी, और सबके अंदर लगभग ये क्या होगा? कैलोज का स्तर होगा, द्विगुणित कोशिका होगी, और सब में होगा क्या चीज? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, देखिए ध्यान से, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद इस द्विगुणित कोशिका से यानी पीएमसी कोशिका से 4 अलग कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। कितने? 4, ठीक है। अब ये चारों के चारों कोशिकाएं क्या होगी? अगुणित होंगी। क्या होगी? अगुणित, हैप्लॉइड होगा। जबकि उसके अंदर मिलने वाली कोशिका क्या थी? डिप्लॉइड थी। इसका मतलब कि ये सब NN वाला होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे ये अगुणित कोशिका होगी। अब कहिएगा सर ये जो बाहरी लेयर में जो कैलोज था क्या ये हट जाएगा? तो नको, ये हटेगा ना, ये रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसके सबसे बाहर लेयर में ये रहेगा, ये हटेगा नहीं अभी, ठीक है। यानी कैलोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये चारों कोशिकाएं मिलेंगी। अब देखिए, एक पोलन मातृ कोशिका से, एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री का जब विभाजन हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के दौरान द्विगुणित कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 4 एक बार में। एक परागकण से 4, तो 2 परागकण से 8, 3 परागकण से 12, ऐसे जोड़ के आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 से 16 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो सोचिए ऐसे सबके अंदर होने वाला जितना भी द्विगुणित कोशिका है, 4 जो बीजाणु धारित है स्ट्रक्चर गोलाकार, उन सब में ऐसा होगा, ठीक है। और कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। अब देखिए, यही अगुणित कोशिकाएं ना विभाजित होकर अलग होकर इससे सटी हुई अभी है, क्योंकि कैलोज एंजाइम ऊपर से चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब कैलोज एंजाइम हटेगा ना तो ये सभी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अलग। और यही कोशिकाएं विकसित होकर बनाएंगी क्या चीज? परागकण। तो एक द्विगुणित कोशिका से कई गो परागकण बनेगा? 4। लेकिन अभी बना नहीं है, अभी तो कैलोज को हटाना पड़ेगा ना जी। अब हम हटा थोड़े सकते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब हटेगा ही कैसे? तब ना परागकण निकलेगा जी बाहर। तो हटाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा इसमें। जुगाड़ तो ही ले, देखिए बताते हैं। याद कीजिए, आज से हमने कल बताया था आपको कि टेपिटम के अंदर से ना
एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम था क्या नाम था? कैलेज नाम था। टेपिटम के अंदर से निकलने वाला जो एंजाइम था उसका नाम क्या था? कैलेज। ठीक है, क्या था? कैलेज। याद रखिएगा, कल हमने बताया था ना कि टेपिटम के अंदर से निकलता है कैलेज एंजाइम। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान अभी यहाँ होने वाला है। ठीक है, हमने कहा कि जो 4 कोशिकाओं के ऊपर जो कैलोज का एक लेयर चढ़ा हुआ है, इस कैलोज लेयर को तो हटाना पड़ेगा। तो अब कैलोज को कैसे हटाया जाए, सबसे पहला प्रश्न। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टेपिटम से एक तरह का एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का नाम हमने बताया था कैलेज। क्या बताया था? कैलेज। क्या बताया था जी? कैलेज। तो कैलेज टेपिटम से निकल रहा था और इसके ऊपर क्या है? कैलोज। तो इस कैलोज जो है ना कार्बोहाइड्रेट, इस कैलोज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ये कैलेज काम करेगा। ठीक है, यानी कैलोज परत को तोड़ेगा कौन? कैलेज। ये कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ने के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज। समझ रहे हैं? वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज। बात समझ रहे हैं? वसा को तोड़ने के लिए कौन सा? लाइपेज। डीएनए को तोड़ना है तो डीएनएज का इस्तेमाल किया जाता है। ये आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? कैलेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? इसके बाहरी लेयर को क्या करेगा? भेद देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो जब बाहरी लेयर को तोड़ेगा तो इससे कितने बनेंगे? कोशिकाएं 4। ये चारों कोशिकाएं क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और चारों को चारों कोशिकाएं क्या होगी? तो अगुणित होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अगुणित। अब देखिए, इस द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या चीज? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। और अब इस कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु कोशिका। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु कोशिका। यहाँ पे लिख देते हैं हम लघु बीजाणु कोशिका। ठीक है, अब ये कोशिका क्या हो जाएगी? लघु बीजाणु सेल या कोशिका हो जाएगी। अब यही लघु बीजाणु कोशिका जो है ना, ये विकास करके और अपने आप में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कर देगी। तो इसका विकास कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो को आपने समझा होगा कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, इसके अंदर कैसे बनते हैं परागकण। अब यही विकास होकर परागकण बनेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेज हो जाएंगे। तो चेंज क्या होता है वो कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।